जय हिंद दोस्तों। आज हमारा क्लास 4 है बायोलॉजी का, सेल पार्ट 4। तो आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम्स में जैसे एसएससी हुआ, बीएसएससी हुआ, सीएचएसएल वगैरह में आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग करके देखेंगे कि जो चीज़ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड सवाल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं, विदाउट ऑप्शन नो सिलेक्शन। तो आप ऑप्शंस पे कितना रीड करते हैं या केयर करते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे आपको दिखेगा कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और टॉक्सोनोमी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और टॉक्सोनोमी। तो आप जानते हैं कि सेल के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेल के विज्ञान को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक, तो आंसर सी हमारा हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सीजीएल में, एसएचएसएल में कई बार पूछा गया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, आप तो बिना ऑप्शन के भी आप प्रश्न बता सकते हैं कि मानव के शरीर में कोशिकाओं की खोज अर्थात पहली बार कोशिका की खोज किसने की थी? तो उस ऑप्शन में आपको रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी दिख रहा है। तो रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक, इन्होंने सबसे पहली बार कोशिका की खोज की। और जो खोज की वो डेड सेल था। ध्यान रखिएगा, किस सेल की खोज की? डेड सेल की। यानी वो सेल कैसा था? मरा हुआ सेल्स था। किसका? कॉर्क का। क्लियर? लिविंग सेल किसने सबसे पहले बारे बताया? तो लिविंग सेल को बताने वाले सबसे पहले बारे थे कौन? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका को सबसे पहले बताने वाले कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, फिर वही थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोर्ड पे दिख रहा हो आपको 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी ज्ञात कोशिका है? अर्थात 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है यूकैरियोटिक सेल। तो आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक किसको हम लोग बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। फिर दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल। फिर तीसरा है माइकोप्लाज्म। और फिर आपका चौथा है ऑस्ट्रिच का एग। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपको मालूम है कि प्रोकैरियोटिक सेल हम उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस ऑब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं दिखता, तितिर बितिर होता है, अंदर बढ़िया से कोशिकांग मौजूद नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक, यू मतलब वास्तविक और कैरियोटिक मतलब केंद्रक, मतलब वास्तव रूप से केंद्रक दिखेंगे। सारे अंदर के जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो वेल सेटल्ड होंगे। तो ये रचनाओं का टाइप्स है। तो माइकोप्लाज्म तो छोटी सेल है, अर्थात सबसे बड़ी जो कोशिका है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम लोग। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो पहले ऑलरेडी हम लोगों ने जब क्लास लिया है, आप अगर पीछे का क्लास अगर आपने देखा है तो आपको यह आंसर बखूबी मालूम होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो कोशिका सिद्धांत बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे उसमें जो आंसर होगा आपका स्लाइडेन और स्वान, जिसका ऑप्शन ए, एमजे सिल्डन और थियोडर स्वान। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वायरस, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फंगस, और जो चौथा ऑप्शन है वो दिया हुआ है प्लांट। तो भाई कोशिका सिद्धांत के अनुरूप प्लांट खुद सेल है, फंगस भी सेल है, फंजाई भी सेल से ही होता है, बैक्टीरिया भी प्रिमिटिव शुरुआती प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है।
तो ये तीनों सेल सिद्धांत को फॉलो करेंगे, सेल थ्योरी को फॉलो करेंगे। जो नहीं फॉलो करेगा वो आपका वायरस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी? प्रिमिटिव सेल, शुरुआती, जहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट हो, जहाँ बहुत सारे अंदर के ऑर्गेनेल मौजूद नहीं हो, बिल्कुल लगे कि अभी ये नवजात है, अल्प विकसित है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात सेल बोलते हैं। तो ऑप्शन में है राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिक केंद्रक, डीएनए। तो क्या नहीं होगा? तो नाभिक नहीं होगा, अर्थात नाभिक बाउंडेड नहीं होगा। हालांकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उसमें ये ऐसे बाउंडेड नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि ये प्रेजेंट होगा उसमें डीएनए वगैरह, लेकिन वो बिल्कुल विस्तृत होगा, छोटा छोटा होगा और बिल्कुल अनडेवलप्ड होगा। तो आंसर इसका हमारा हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? हालांकि मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया है, बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे तो और भी समझ आएगा, लेकिन क्वेश्चन है तो आप उसे देखें। प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक का सीधा सा मतलब हो गया कि ऐसा सेल जो प्रिमिटिव सेल है, जो बिल्कुल अनडेवलप्ड है, अल्प विकसित है, जिसके अंदर की अभी कोई स्ट्रक्चर बढ़िया से तैयार नहीं हुआ हो, तो प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप में आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे। और जितने भी छोटे छोटे अल्प सूक्ष्म जीव होते हैं बैक्टीरिया टाइप्स के, ये सब उसमें आ जाएंगे। तो सीधे आपको आंसर दिख रहा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती होंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये मोनेरा जगत में आते हैं, मोनेरा में ही बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। और ये भी क्वेश्चन CHSL में, SSC CHSL में 2019 में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव बताएं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक, तो हमारे अनुसार, हमारे टेक्नोलॉजी के अनुसार जो हमें सबसे छोटा सेल मिला है वो यही मिला है, माइकोप्लाज्मा। क्या मिला है भाई? माइकोप्लाज्मा। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये भी CHSL में 2015-14 में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। समझ में आ रहा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण होता है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो यूकैरियोटिक में कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी दिया हुआ है, सेंट्रियोल्स। ऑप्शन सी दिया हुआ है, राइबोसोम, और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका न्यूक्लियोलस। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोलस केंद्रिका में, किसमें? केंद्रिका में RNA का संश्लेषण होता है। केंद्रिका में RNA का संश्लेषण होता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लगभग सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना बाबू, सेल मेम्ब्रेन लिपिड अर्थात फैट प्लस प्रोटीन, इन्हीं की बनी होती है ना, जिसमें आपका मुख्य रूप से लिपिड होता है। इनके बाइलेयर मौजूद होते हैं सेल लेयर में, और लगभग जैसे पानी में बर्फ़ तैरता है ना, आइसबर्ग,
है ना, सी में आइसबर्ग जैसे फ्लोटिंग करता है, ठीक वैसे ही लिपिड में प्रोटीन फ्लोट करता है ना। कुछ इस टाइप्स के आपके सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड्स ये होते हैं और इसका हेड इधर होता है और ये इधर होता है, फिर ये इधर होता है, इस टाइप्स के ये बाई लेयर होते हैं। आ रहा है समझ में? और इन्हीं से हो गए ये बाहर के हो गए वातावरण, और ये आपके सेल के अंदर के हो गए, इंट्रा सेलुलर हो गया, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। तो इधर से ही ये धीरे धीरे जो पदार्थ अंदर आना हो या जो पदार्थ बाहर जाना हो, इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर और भीतर आते जाते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड आ गया। तो भाई लिपिड्स मुख्य रूप से यही क्या होते हैं, डबल लेयर में होते हैं, और जहाँ तहाँ इनके बीच में प्रोटीन्स चैनल के रूप में, रिसेप्टर के रूप में, कैरियर के रूप में लगे रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। क्वेश्चन नंबर 12 प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस तरह से डिफरेंट है? अभी कई बार हम लोगों ने चर्चा कर लिया इसमें। जो पहला ऑप्शन है कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन है फ्लैजेला के 9+2 संरचना, और जो चौथा ऑप्शन है डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव। तो डीएनए प्रोटीन भाई प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं थोड़ा बहुत, क्रोमोसोम्स भी होते हैं, फ्लैजेला के 9+2 के संरचना भी होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन होगा इसका राइट होगा कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। उस प्रोकैरियोटिक के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन बढ़िया से डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण से अंदर के मटेरियल भी पूरे सेल में इधर उधर जिगजैग के रूप में फैले रहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 12 का ए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? फिर से देखिए, जब तक आप इन चीज़ों को बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं और आप सिर्फ सवाल रटेंगे तो सवाल रटने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छे से पढ़िए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब आप सीख लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक ही सवाल को कई बार रिपीटेशन करके पूछा गया है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो भाई यूकैरियोटिक में तो सब कुछ अच्छा से डेवलप होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, परमाणु झिल्ली मौजूद है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई जब यूकैरियोटिक है और प्लांट सेल है तो उसका क्लोरोप्लास्ट गायब रहेगा। क्लोरोप्लास्ट तो रहेगा ना उसमें कोशिकांग के रूप में। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये डी। और ये सवाल एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़े नहीं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? यानी किस टेंडेंसी की, नेचर कैसा है, किसका? प्रवृत्ति मतलब नेचर, किसका नेचर भाई? तो कोशिका झिल्ली का, सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? तो आपको बता दिया गया है भाई कि जो कोशिका का सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात ये सभी पदार्थों को आने और जाने नहीं देता है, बल्कि उनमें से किसी चीज़ को चुनकर कि जो हमारे लायक है और जितना मात्रा चाहिए उस हिसाब से ये ट्रांसपोर्ट करता है, या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। तो जो इसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़े, 15 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है कि प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम में झिल्ली बनी होती है। फिर से वही क्वेश्चन भाई, झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कुछ देर पहले आपको मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि झिल्ली लिपिड प्लस प्रोटीन, यही कहीं फॉस्फोलिपिड दिखाएगा। तो बाइलेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स झिल्लियों में, और उसमें कहीं कहीं प्रोटीन रिसेप्टर के रूप में, चेन के रूप में, है ना, चैनल के रूप में,
कैरियर के रूप में लगे रहते हैं। तो फिर से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ये भी क्वेश्चंस देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आंसर ए भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। तो किस ऑप्शन पे चले जाएंगे, डी वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चंस पे। लिपिड क्या है भाई, तो लिपिड क्या है, लिपिड मतलब फैट। फैट क्या है, ऑप्शन में देखिए और जवाब दीजिए। बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चंस कि लिपिड क्या है। तो लिपिड मोनोसेकेराइड है, नहीं भाई। लिपिड कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है भाई, करता है, ये भी गलत ऑप्शन है। फल लिपिड के अच्छे स्रोत हैं। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। आ रही है बात समझ में। और ये क्वेश्चंस भी आपको सीपीओ में 2017 में पूछा गया है। ये क्वेश्चंस आपको 2017 में पूछा गया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो कह रहा है कि उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र के तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। ये चारों ऑप्शनों को मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पर ताकि आपको समझ में। हालांकि मैंने क्लास में कई बार जिक्र किया है ये दोनों प्रोसेस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। फिर से मैं इस क्वेश्चन को आप देखिए, साइड में लिखा हुआ ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। जो पहला ऑप्शन है आपका विसरण है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, ऑस्मोसिस, यानी हिंदी में उसको परासरण बोलते हैं हम लोग। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका सक्रिय आवागमन। तो सक्रिय आवागमन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो डी है वो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा गया सवाल है कि जब हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन के तरफ अणुओं का ट्रांसपोर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये थीन लेयर है, ये फिल्म है जो सेलेक्टिवली परमिएबल है, इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस साइड कम है, तो फाइनली जो नेट रिज़ल्ट होगा कि हालांकि फ्लो इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, लेकिन जब आप फाइनली देखेंगे तो नेट इधर का फ्लो ज़्यादा मिलेगा आपको। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। बात समझ में आ रही, क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न बोलेंगे। आ रही बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चंस पे आइए। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेल वॉल होता है उसमें मुख्यतः सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। तो जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है भाई, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज क्या है, एक ग्लूकोज ही तो है, जिस ग्लूकोज की श्रृंखला है लंबी सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए उसमें आंसर सी। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 2016-17 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 19। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो भाई सेलुलोज किसके सेल में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी यहीं पे बन गया कि सेलुलोज किस में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन डी इज राइट, प्लांट सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी बना आपका इसी से और क्वेश्चन नंबर 19 भी बना आपका इसी से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है। टेंडेंसी, नेचर, सेल वॉल का नेचर। देखिए फिर यहीं से हम लोग सीखेंगे सेल वॉल का नेचर कैसा है, सेल वॉल का नेचर।
तो भाई सेल वॉल रिजिड होता है, ये नहीं चाहता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाए। वो तो सेल मेम्ब्रेन है जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका नेचर होता है भाई अर्ध पारगम्य नहीं, गैर पारगम्य नहीं, स्वतंत्र पारगम्य नहीं, पारगम्य। यानी इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, पारगम्य। यानी ये अर्ध पारगम्य नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि ये सेलेक्ट चीज़ों को ही लेता है और जाने जाता है, ये तो पारगम्य है बिल्कुल। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेल वॉल का नेचर जो होगा वो क्या होगा, पारगम्य होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पर, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, देखिए 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल नहीं होता। तो भाई सेल वॉल किस में नहीं होगा, यूग्लिना तो है जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर दिखता है, तो एनिमल और प्लांट यूग्लिना में सेल वॉल होगा। पैरामीशियम ये भी है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें भी सेल वॉल होता है। फिर आपको दिया हुआ है गैन्यूलैक्स, तो इसमें भी आपका सेल वॉल मौजूद होता है। तो जो ऑप्शन डी है माइकोप्लाज्मा, उसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका, उसी को बोलते हैं, में स्थित होता है। तो भाई मेरे केवल, तो केवल में देख लीजिए ना, प्लांट सेल पूछ रहा है कि भाई एनिमल सेल प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में ही सिर्फ वो उपस्थित होता है, वो बता दीजिए कौन सा होगा। तो भाई प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, ठीक। सेल वॉल ये जो कोशिकांग है, ठीक है, ये सेल वॉल एनिमल में मौजूद नहीं होता। उसके नीचे का जो दो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम, ये भी तो दोनों जगह होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 24, संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो प्रायः दोनों में पाए जाते हैं, तो आप बता दीजिए कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। ऐसा नहीं है, दोनों में नहीं पाए भाई, सेल वॉल तो नहीं मिलता है एनिमल में। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतः द्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन। ईआर और सेल मेम्ब्रेन लगभग किसमें मिलता है भाई, तो दोनों में मिलता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो चूज कर लीजिए, ऑप्शन दे दिया देखा है। पहला ऑप्शन जो है कोशिका कला है, हरित लवक है, रिक्तिका है। दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, केंद्रक, रिक्तिका। तीसरा ऑप्शन है कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो भाई जो सी नंबर आंसर है वही हमारा होगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेंटर, ये दोनों प्रकार के सेल में पाए जाएंगे। तो 25 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन को देख लीजिए, और किसी प्रकार का अगर संदेह हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, और भी क्वेश्चन से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम पर चैनल है लर्न विथ इमरान सर, तो आप उस चैनल को ज्वाइन करें, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने PDF के फॉर्म में डाला है, आप उस क्वेश्चंस को हल करें। आगे भी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को टॉपिक पढ़ा के लाते रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल।